तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपका नाम है अमित कुमार। आपकी जो कुंडली बनी है वो है मेष लग्न की। राशि आपकी बनी है कर्क राशि। कुंडली की बात की जाए, कुंडली है कैसी? ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। रले मिले ग्रह हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह आप समझ लो, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, ये है तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनालिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के पता कर किया जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखे जाएंगे। मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। मतलब आपने जो कुछ देखना है, आपने वो ग्रह देखना है। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है जैसे कि मान लो आपके बच्चों को लेके। तो 12 ग्रहों में जो बच्चों का ग्रह है वो कौन सा है? पांचवा ग्रह। पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, और सिंह राशि का मालक है ये सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि हमें जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है। और इन घरों का एक मालिक होता है, वो मालिक देखना होता है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा बेसिक जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपने मुझे जो सवाल बोले हैं कि एक तो आपका काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, जितना काम काज चलना चाहिए नहीं चल रहा, पैसा भी आपका फंस चुका है, और भी आपने बोला था पुत्र का सुख कब होगा। अब देखो जी, अगर आपकी जो मैं कुंडली में बात करूं, जो कुंडली हमारी होती है इसमें होते हैं कुछ योग होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। और कुछ दोष जो होते हैं वो बड़े दोष होते हैं, जिनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दो दोष मुझे दिखा है अभी, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है केतु और यहाँ पे बैठा है राहु। और ये इधर वाला हिस्सा देखो, पूरा खाली है, इसमें इस साइड में कोई ग्रह आपको नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में, इधर वाले हिस्से में। तो इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये जब बनता है कुंडली में, किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, भाग दौड़ होती है, चिंता, मतलब इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये चीजें आपके साथ भी होंगी इस काल सर्प दोष की वजह से। मतलब काल सर्प दोष जो भाई आपका बना है, ये लाइफ में आपको दिक्कतें, परेशानी तो रुकावटें पैदा करेगा ही। मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये जो काल सर्प दोष बना होता है, ये ज्यादा उन ग्रहों को खराब करता है जिन ग्रहों में ये बैठा है। जैसे आपका केतु कहाँ बैठा है? पहले घर में। राहु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। तो इन दो ग्रहों की हानि ज्यादा होगी। इन दो ग्रहों को लेके आपको लाइफ में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, पहले घर को लेके और 7वें घर को लेके। तो सबसे पहले एक और बात, ये जो काल सर्प दोष होता है, इसका जो असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब होता है? जब इनकी चलती है दशा। जब भी आपके ऊपर कभी केतु की दशा चलेगी, उस समय आपकी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जब भी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, उस समय लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है? कि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। छोटी दशा जो राहु की है वो आपकी 9वां महीना 22 से चली हुई है। और ये तीसरा महीना 24 में जाके खत्म होगी। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि जैसे मुझे आपने बोला है कि आपका टाइम कन्फर्म नहीं है, आपने क्या बोला था?
कि रात 7 सवा 7 से लेके रात 8 बजे का है, मतलब 1 घंटे का फर्क है। अब ये जो कुंडली बनी है ये है सवा 8 बजे के हिसाब से। इसमें देखो जी, कुंडली तो आपकी सेम वही है, बस आपकी दशा जो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर ये यहाँ पे मैं 8 बज के 15 मिनट करता हूँ, तो 8:15 में देखो आपकी जो राहु की दशा कब खत्म होगी। 14 तारीख तीसरा महीना 24 में, 14 तारीख तीसरा महीना 24 में खत्म होगी 8:15 के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका 7 बज के 15 मिनट कर देता हूँ, चलो अब देखो दशा आपकी राहु की कब खत्म होगी। तो यहाँ पे राहु की दशा चली है छठा महीना 23 से, ये खत्म होगी आपकी 12वां महीना 24 में। मतलब दशा में फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे देखो तीसरा महीना 24 था, अब यहाँ पे 12वां महीना 24 है। मतलब आपकी दशा कन्फर्म नहीं होगी कि दशा कब चली है कब खत्म होगी। मतलब उसमें हो सकता है वो 3 महीने पहले चली हो या 3 महीने बाद चली हो। बस इतना आप समझ लो, आपके ऊपर अभी राहु की दशा चली है, और ये हो सकता है आपकी अभी चली है या 5-6 महीने पहले चली है। क्योंकि जैसे देखो ये है 7 बजे के हिसाब से, 7 बजे के हिसाब से मतलब 7 बज के 15 मिनट के हिसाब से आपकी दशा चली राहु की छठा महीना 23 से। और 8 बज के 15 मिनट के हिसाब से चली है दशा नौवां महीना 22 से। नौवां महीना 22, अगर ये 8 बज के 15 मिनट रखता हूँ मैं कि 8 बज के आपका 15 मिनट है, तो देखो पिछले मतलब ये हो चुका है पिछले 1.5 साल से राहु की दशा चली हुई है। देखो पिछला 1.5 साल भाई हो चुका है राहु की दशा चली हुई है 8:15 के हिसाब से। लेकिन अगर 7:15 कर देता हूँ रात का, तो फिर कब चली है, छठा महीना 23 से। मतलब पिछले साल छठा महीना 23 से चली है, और अभी 12 महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा समझाने का आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपका देखो जी टाइम कन्फर्म नहीं, इसलिए हमें दशा में पूरा करेक्ट पता नहीं चलेगा कि दशा कब से चली है कब खत्म होगी। लेकिन इतना कन्फर्म है कि दशा है तो राहु की। और जो आपको मैंने भी क्या बोला था कि सबसे बड़ा दोष क्या है, केतु राहु वाला काल सर्प दोष। और ये ज्यादा एक्टिवेट कब होगा, दशा में। अब देखो जी ये ज्यादा जो हानि होगी इन दो घरों की होगी। मतलब आपका जो राहु जहाँ बैठा है वो 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर की हानि ज्यादा होगी। और 7वां घर है आपकी है पत्नी का घर। 7वां घर आपकी पत्नी का भी है, 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। तीन चीजें 7वें घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था, जैसे कि 5वें घर का मालक सूर्य है, तीसरे घर का मालक बुध है। ऐसे 7वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो 7वें घर की जो चीजें हैं, 7वां घर किसका है, पत्नी, डेली की इनकम, उसके लिए 7वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो शुक्र की भी मैं बाद में बात करूंगा, पहले राहु की बात कर रहा हूँ। तो सवाल है कि राहु अच्छा है, जब बोले तो राहु देखो जी आपका अच्छा नहीं है, ये है आपका खराब। क्यों खराब है, काल सर्पदोष बना है, इसकी वजह से राहु आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। जैसे कि देखो जी आपका घर है और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन अगर आपके घर में घुस चुका है तो घर का नुकसान तो कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु इस घर में बैठ के करेगा। ये ज्यादा खराब इसलिए क्योंकि काल सर्प दोष बन चुका है। तो 7वां घर किसका, पत्नी का। ये आपकी पत्नी के सुख में कमी कर देगा। पत्नी के सुख में कमी क्या करेगा, जहाँ तो आपका विवाह होगा नहीं, या होगा देरी से होगा, या आपका तलाक हो जाएगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी। मतलब आपको विवाहिक सुख में कमी कर देगा ये राहु कोई ना कोई। और ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी इसकी दशा में, जैसे अभी चली हुई है इसमें दिक्कतें भी आपको आएंगी पत्नी संबंधी। और साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा, कभी भी पार्टनरशिप में पैसा मत लगाना। इसके अलावा साथ में अगर से गुप्त रोग भी देखे जाते हैं, आपको कोई गुप्त रोग भी पैदा कर सकता है। जैसे कि अ, साथ में अगर से जो प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई रोग आपको दे सकता है। मतलब आपकी हेल्थ भी खराब करेगा ये। तो आपको क्लियर हो चुका है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा, और वो हमें कन्फर्म नहीं कि वो कब से चली। हो सकता है वो पिछले 1.5 साल से चली हो, या हो सकता है वो पिछले 6 महीने से चली हो, और अभी हो सकता है वो 6 महीने के बाद खत्म हो जाए, या हो सकता है वो 1 साल के बाद खत्म हो। अगर 7:15 हुआ, अभी अगर 8:15 हुआ फिर तो ये तीसरा महीना अगले महीने में खत्म हो जाएगी। अगर 7:15 हुआ तो 12वें महीने में खत्म होगी। लेकिन मेन सवाल ये है कि इस राहु से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको सही कैसे किया जाए। क्योंकि अगर इसको सही कर लिया भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो काल सर्प दोष है ये और भी दिक्कतें पैदा करेगा आपकी लाइफ में। तो इसके लिए क्या करना है, इसके पीछे जो गहरा है पावर होती है, पावर आपने करनी है बिल्कुल जीरो। तो पहला जो राहु का उपाय है वो है, आप
वैसे तो इसके उपाय काफ़ी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 उपाय बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आपको मैंने उपाय काफ़ी बताने हैं। तो राहु का पहला उपाय, राहु कवच का पाठ रात के समय आपने पढ़ना है। या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करो। यूट्यूब पे आपको ये पाठ मिल जाएगा या गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे भी निकल आएगा। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है। अब यहाँ पे देखो जी 2 पाठ हो चुके हैं। और तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या राहु का दान होता है। वो दान आप रोजाना किया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो या शनिवार को जरूर किया करो। और वो दान राहु का मंत्र करते करते आपने करना है। और ये दान कब तक करना है? करते रहो लाइफ टाइम दान। लाइफ टाइम आपने दान करना है। वो आपकी मर्जी, चाहे रोजाना करो या खाली शनिवार को, करना जरूर है। और अभी अभी खासकर 1 साल तक ऐसा, क्योंकि अभी दशा देखो जी, हो सकता है आपकी 1 साल की अभी पड़ी हो राहु वाली। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 साल तक राहु का दान रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। बाद में चाहे खाली शनिवार को नियम बना लेना, लेकिन अभी कुछ समय तक राहु का दान ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। तो ये 3 बार अपने पढ़ने हैं। ये राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है। रात को पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। बाकी दान वो आपकी मर्जी है। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो दोष है वो काल सर्प दोष वाला है, और ये एक्टिवेट होता है दशा में, जो कि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। और यहाँ पे देखो जी, केतु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो दोनों की वजह से बनता है। तो केतु कहाँ बैठा है? पहले घर में। जैसे मैंने बोला था, राहु 7वें घर की हमेशा हानि करता रहेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें, कई बार ये और भी दिक्कतें पैदा पत्नी संबंधी करता है। दूसरी जाति की लड़की से भी विवाह करा देता है, उनको दिक्कतें पैदा कर देता है। ऐसे केतु जो बैठा है, ये पहले घर में बैठा है केतु। और ये पहला घर किसका है? ये आपका घर है। जैसे ये 7वां घर तो पत्नी का हो गया। और अगर आपके बारे में जानना है कि जो अमित कुमार है वो कैसा होगा, तो पहले घर से जाना जाएगा। और पहले घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक मंगल है। तो हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और पहले घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। तो केतु पहले घर की भी हानि करता रहेगा काल से दोष बनने की वजह से। मतलब आपको लाइफ में चिंता देगा, परेशानी देगा, कष्ट देगा, हेल्थ खराब करेगा, लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा ये केतु भी। तो केतु का भी कम से कम 1-2 उपाय इसका भी लिख लो। पहला केतु का उपाय, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये भी रात के समय, या इसको सुन लिया करो। और दूसरा, केतु का भी दान किया करो, जो कि होता है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। यहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कुत्ते नहीं हैं। इसके और भी दान होते हैं, वो दान इसकी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो ग्रह, जैसे मैंने बोला, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर इनकी दशा में आता है। आपके ऊपर अभी सबसे बड़ी दशा है चंद्रमा की। ये चौथा महीना 21 से चली हुई है और 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है एक शनि की अष्टम डेया का। और सबसे पहले अभी अष्टम डेया की बात करते हैं। भाई, जो अष्टम डेया होती है, ये जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। और ये आपकी चली हुई है, ये आपकी चली है 17 जनवरी 23 से चली है। मतलब पिछला 1 साल हो चुका है। ये 2.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। आपने देखो जी, 7.5 जरूर सुनी होगी, जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी डेया भी होती है। डेया भी 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। ये अष्टम डेया चली हुई है, अच्छी नहीं होती। मेरे पैसे से बहुत सारे केस आते रहते हैं। जब भी आ जाती है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग दौड़, चिंता। और ये 1 साल हो चुका है। तो 1 साल से भाई आपकी अष्टम डेया भी चली हुई है। तो इसके भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो है किसकी अष्टम डेया? ये होती है शनि ग्रह की। तो शनि के 2 उपाय आपने कम से कम करने हैं। पहला उपाय शनि का, आपने रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। और ये पाठ चाहे पढ़ लो, चाहे इसको सुन लिया करो। कब तक पढ़ना है? कम से कम 1.5 साल तक। तो ये 1.5 साल तक आपने ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, अगर वहां पे शनि मंदिर है तो शनि मंदिर भी माथा टेकने आप जा सकती हैं। और शनि मंदिर में वहां पे प्रार्थना करके आया करो। नहीं है कोई बात नहीं, खाली शनि चालीसा पाठ पढ़ा करो। और जब मान लो आपने ये शनि चालीसा पढ़ लिया, उसी समय प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि शनि देवता जी, आपका मैंने शनि चालीसा का पाठ पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया। और आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो प्लीज मुझे ना मिले। तो इस प्रकार आपने ये प्रार्थना शनि देवता से करनी है। तो हमने देखो जी अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है, एक तो है राहु ग्रह का, वो मैं क्लियर कर चुका, जो कि बिल्कुल खराब है टोटली। और वो पहले से ही खराब है, और अभी बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में।
एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम दया, वो भी मैंने बोला अच्छी नहीं होती, जब भी आती दिक्कतें पैदा कर देती है। और एक आपके ऊपर जो बड़ा असर सबसे है वो है चंद्रमा का। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और चंद्रमा देखो जी आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा है चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी। और फार्मूला देखो जी, मैंने समझाया था कि घर का मालक देखना होता है, जो कुछ देखना है उस घर का एक मालक है। तो चौथे घर में नंबर कौन सा है? चार। चार है कर्क राशि, मालक इसका बना है चंद्रमा, और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा चौथे घर का मालक है, वो इसी घर में बैठा है, एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं। तो चंद्रमा चौथे घर में ही बैठने की वजह से ये योग भी होता है कि यामिनीनाथ योग बनता है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो चंद्रमा इस चौथे घर का करेगा अच्छा। मतलब आपको चौथा घर माता का है, माता के लिए अच्छा है, माता को सुख दे देगा, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख मिल जाएंगे इस चंद्रमा की वजह से। लेकिन चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं, अभी जो चंद्रमा के मैंने अच्छे फल बोले हैं, उन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी साथ में शनि बैठने की वजह से। क्योंकि जो शनि है वो भी चौथे घर में बैठा है, और वो इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। क्योंकि शनि चंद्रमा आपस में अति शत्रु है, और ये जब भी एक साथ बैठते हैं इसे विष दोष भी कहते हैं। मतलब चंद्रमा अपने घर को तो अच्छा कर रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा है, माता की उम्र लंबी है, मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन शनि उल्टा इस घर का हानि कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई माता आपकी बीमार होगी या माता से आपकी बनेगी नहीं, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी, वो उल्टा कर रहा है। मतलब चंद्रमा इस घर का अच्छा कर रहा है, शनि थोड़ा सा खराब कर रहा है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि शनि का बुरा फल आपको ना मिले और चंद्रमा का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो करना क्या है? चंद्रमा का एक तो उपाय है कि आप सुबह के टाइम चंद्रमा का मंत्र आप किया करो। और ये मंत्र देखो जी, आप सोमवार से स्टार्ट कर लो, रोजाना चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, चार करो, वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। रोजाना करना है जब तक ये दशा करते रहो, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब मंत्र आप करने से फायदा क्या होगा? इसके जो अच्छे फल थे, अच्छे फल क्या थे? माता के लिए अच्छा रहेगा, मकान के लिए अच्छा रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा आपको, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सभी सुख मिलेंगे। मन का कारक है, मानसिक चिंता से आप बचेंगे। और शनि को सही कैसे करना है? शनि का ये जो पाठ आपको मैंने बोला है शनि चालीसा, इस पाठ से आपको कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से फायदा ये होगा कि अष्टम डया वाला बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, और ये जो शनि चौथे घर में इस घर की हानि कर रहा है, इस घर की हानि भी नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। और शनि देखो जी, शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से शनि आपकी कुंडली में 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर का 11वें घर का, मतलब बैठा इस घर में आके है चंद्रमा के घर में। लेकिन शनि के दो अपने घर हैं, कौन से? 10वां और 11वां। 10वां घर काम काज का होता है, 11वां घर होता है लाभ आमदनी का। और शनि देखो जी तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि से वैसे अपने घर को देख भी रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन ये लगन को देख रहा है, नीच राशि, हेल्थ खराब करेगा लगन। मतलब शनि रले मिले फल देगा, चौथे घर की हानि कर रहा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज के लिए लगन को देख रहा है, नीच राशि, लगन की हानि करेगा, हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब। यानी कि अगर आप शनि चालीसा भाई पढ़ेंगे कई फायदे होंगे, इसका बुरा फल कम हो जाएगा और अच्छा फल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। काम काज के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन की हानि नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, ये जो विष दोष बना है वो खत्म होगा। तो मेरे हिसाब से शनि चालीसा का पाठ तो पढ़ते रहो, छोड़ना मत। 1.5 साल क्या को पढ़ते रहो, 5-10 साल तक पढ़ते रहो, कई फायदे होंगे जीवन में। अब देखो जी, जिसमें मैंने बोला था राहु 7वें घर की हानि करेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। और 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है, हमें आपके शुक्र को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के छठे घर में। और छठे घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि जो कि शुक्र की है नीच राशि। और ये बहुत ही नेगेटिव बात है, मतलब शुक्र भी आपका बड़े लेवल पे खराब हो चुका है, क्योंकि वो एक तो छठे घर में, ऊपर से वो नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो शुक्र आपको देगा खराब फल। क्या देगा खराब फल? जिस घर का है मालक, मालक है 7वें घर का, पत्नी घर का, शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, दो विवाह विवाह करा देगा आपके, या आपकी पत्नी बीमार होगी या पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र बड़े लेवल पे।
और शुक्र इसके अलावा आपकी कुंडली के एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। अगर आप अपनी लाइफ में धन जोड़ना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, कितना मतलब आप धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में देखो नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो धन जोड़ना हम शुक्र से देखेंगे। और वो एक तो आपका छठे घर में ऊपर से नीच का है, क्योंकि छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं। धन चला गया कर्जे के घर में, धन चला गया शत्रु घर में, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके धन की हानि होगी। कैसे हानि होगी? जहाँ तो दुश्मन के द्वारा आपका धन खर्च होगा, या आपका बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपको कर्जदार भी बना सकते हैं, क्योंकि धन चला गया कर्जे घर में। अब यहाँ पे देखो, एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने शुक्र ग्रह को जीवन में सही कर लिया, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। तो शुक्र ग्रह को सही करने से जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि ये है आपके धन का मालक, आपकी कभी धन संबंधी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, आपका धन खर्च नहीं होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि नहीं होगी, धन आपका बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा। शुक्र आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी से तलाक नहीं होगा। और भी आपको कई फायदे देगा, आपको गुप्त रोगों से बचाएगा, क्योंकि शुक्र आपको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर। तो ये रोगों से भी आप बचेंगे। तो शुक्र के लिए करना क्या है, इसके भी दो उपाय अपने करने हैं। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे दोनों में खाली एक ही पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे फिर दिक्कत आपको आएगी। शुक्र कवच का पाठ ही रख लो, ये पाठ आपने पढ़ना है। और दूसरा उपाय, इसका दान कर दिया करो शुक्रवार के दिन। जिस दिन शुक्रवार होगा, शुक्र की वस्तुएं जो होती हैं उनका दान करना है। जैसे परफ्यूम ले लिया आपने, किसी को दान कर दिया। वैसे शुक्र का दान आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना, शुक्र के दान होते क्या हैं, कैसे की करने हैं, किसको करने हैं। वो दान आप शुक्रवार को कर दिया करो। और शुक्र कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन से उपाय सुबह के टाइम है, कौन से रात के समय। अब देखो जी, शुक्र के साथ यहाँ पे सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है। पहले सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य, ये जो ग्रह है भाई, छठा घर, यहाँ पे जो चार ग्रह बैठे, घर अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से हम देखते हैं शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी विश्वासघात देखते हैं। इस घर में बैठा ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजू लेके ना बैठा हो। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो है इस घर का मालिक, पांचवें घर का। और पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। और पांचवें घर में पांच लिखा है, मालक सूर्य है। तो बच्चों के लिए देखा जाएगा सूर्य को। और चला गया वो छठे घर में। तो सूर्य संतानहीन जो लेके बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई आपको संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी आएगी। और वो चिंता क्या होगी ये कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन कोई ना कोई तो आएगी। जहाँ तो ये होगे कि आपके संतान होगी नहीं, या संतान आपकी कम होगी, या देरी से होगी, या आपके पुत्र नहीं होगा, कन्या ज्यादा होगी, या संतान आपकी बीमार होगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, इस सूर्य की वजह से। अब देखो जी, अगर आपका सवाल आपकी संतान को लेके है, तो वो कारण है सूर्य, मतलब संतान संबंधी कोई चिंता है, नहीं संतान का सुख है, तो सूर्य की वजह से ये दिक्कत है। तो अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, ये चिंता आपकी दूर हो जाएगी। तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ। ये पाठ आप पढ़ सकते हैं सुबह के टाइम। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी मैंने संतान नहीं लेनी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चाहे सूर्य वाला पाठ मत पढ़ना। लेकिन अगर आपको आपके मन में है कि भाई हाँ मुझे संतान का सुख लेना है, तो सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध वैसे ठीक अपने घर में बैठा है। और यहाँ पे जो मंगल है, मंगल है इस पहले घर का मालक, जिसमें मैंने बोला था ये पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे, शरीर कैसा होगा। तो पहले घर में एक लिखा मालक है मंगल। शरीर चला गया छठे घर में। और ये छठे घर से चार ग्रह बैठ के 12वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, ये विदेश लेके आपको जाएंगे, क्योंकि 12वां घर विदेश सेटलमेंट का है। और इस मंगल है शरीर का मालिक। शरीर जब भी छठे घर से 12वें घर को देखता है, बंदे विदेश जाते हैं, और वहां पे फायदा होता है। मंगल ही दिखा रहा है। तो बाकी देखो जी, यहाँ पे आपकी गुरु की भी दशा चलेगी एक, क्योंकि जैसे वही बात फिर आ चुकी, हमें कन्फर्म नहीं कि आपकी दशा राहु वाली कब खत्म होगी। हो सकता है वो अगले महीने में खत्म हो जाए, या हो सकता है वो 1 साल के बाद खत्म हो। उसके बाद दशा चलेगी आपकी गुरु की। और ये हो सकता है 26 में खत्म हो, या हो सकता है ये 25 में खत्म हो, मतलब आने वाली दशा गुरु की है। और गुरु आपका इस कुंडली के 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का।
भाग्य के लिए नौमा घर, नौवें घर में दो नौ लिखा है, मालक गुरु बनेगा, दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। मतलब गुरु की दशा फिर भी आपकी तकरीबन अच्छी जाएगी, भाग्यवंशी धन मिलेगा आपको गुरु की दशा में। अब देखो जी, उपाय जो है एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं और उपाय आपने कब करने हैं। तो अब देखो जी, पहले रात के उपाय नोट कर लो कि रात के उपाय क्या है। रात को मैंने बोला है कि आपने राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या इनको सुनना है, और केतु कवच का भी पाठ बोला है, और शनि चालीसा 1.5 साल तक, और शुक्र कवच का पाठ ये भी आप पढ़ो। लेकिन देखो जी, अगर आपको लगता है कि ये पाठ तो ज़्यादा हो चुके हैं, इतने में पाठ कैसे पढ़ूंगा, लेकिन ये 2-2 मिनट के पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है सभी, लेकिन फिर भी इसको कम करना है तो आप कैसे करो, ये जो राहु स्रोत वाला पाठ है इसको आप चाहे मत करो। मतलब रात को राहु कवच और केतु कवच स्रोत मैंने निकाल दिया है, और केतु कवच तो जरूर पढ़ो क्योंकि काल सर्वदोष बने, दोनों पाठ पढ़ने जरूरी हैं। और केतु कवच का वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और शनि चालीसा भी पढ़ना जरूरी है 1.5 साल तक क्योंकि उसकी डेया चल रही है। और शुक्र कवच को भी पढ़ना रात को जरूरी है क्योंकि वो आपका ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। तो मतलब राहु केतु शनि शुक्र 4 पाठ आपके हो चुके हैं रात के समय। और इनमें से दान आपने राहु का भी दान करना है, केतु का दान किया करो, और शुक्र का दान भी शुक्रवार को किया करो। अब सुबह के टाइम आपकी बात करते हैं। सुबह के टाइम आपको मैंने चंद्रमा का मंत्र बोला है, सोमवार से स्टार्ट कर लेना क्योंकि चंद्रमा की बड़ी दशा है। इसका मंत्र इसलिए बोला ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए। और दूसरा उपाय आप सुबह के टाइम अगर करना चाहते हैं, अगर आपको पुत्र का सुख चाहिए तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप यहाँ पे लिख लो। अगर आपको पुत्र का सुख चाहिए नहीं, अगर आपको अभी संतान का सुख लेना, तो सूर्य का चाहे आप पाठ रहने दो, अभी मत करो, बाद में कर लेना। बाकी देखो जी, गुरु की भी दशा चलेगी, गुरु का भी पाठ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। गुरु कवच का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। फालतू में आपने कोई रत्न दान नहीं करना, खाली एक रत्न दान कर लेना, वो है चंद्रमा का मोती रत्न। क्योंकि दशा चली है, मोती दान आप कर सकते हैं, जो कि आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में दान कर लेना। और इसको आपने चांदी में जड़वा के दान करना है अपने वजन के बराबर। जैसे अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का मोती ले लो। 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का मोती ले लो। और उसको लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, फिर धारण कर लेना। बाकी फिर भी आपने जो आपको जो कुछ पूछना हो या आपको जो आपके सवाल होंगे, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और वर्तमान में भी आपके ऊपर जो जो आपका समय है, राहु की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, अगर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, और एक है शनि की अष्टम डेया। ये दो बड़े कारण हैं, अष्टम डेया शनि की और राहु की दशा। तो ये तो इसके लिए इनके दोनों के उपाय करने बहुत जरूरी है।